हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आप सभी को पता है कि हमारी महिला सुपरवाइजर की क्लासेस चल रही थी, और महिला सुपरवाइजर में हम बात करें तो आपको जो 13 जुलाई को जो एग्जाम है उसकी, और उसमें हमारे जो प्रथम खंड है उसके जो आपका ख टॉपिक है यानी प्रबंधकीय गुण, इसकी क्लासेस चल रही थी। और आज हमारा ये टॉपिक 20 नंबर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने नेतृत्व विकास, संप्रेषण, समय प्रबंधन, सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। बाकी के ऊपर के टॉपिक हमने कर लिए। कल का जो हमारा क्लास रही थी उसमें हमने सामुदायिक संगठन में देखा था कि समुदाय क्या होता है। ठीक है। समुदाय के बाद में फिर हमने देखा था कि सामुदायिक संगठन ये होता है, इसके तत्व क्या होते हैं या फिर इसका आधार क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो सामुदायिक कार्य होते हैं वो किस सिद्धांत पर होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं उसके। ठीक है। तो सारे अच्छे से हमने कवर किया था। उसके बाद संगठन देखा था, और संगठन की बात करें तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे। अपने 4 से 5 क्वेश्चन किए थे। मैंने बताया था कि आपके जो क्वेश्चंस है वो इस प्रकार से आएंगे। तो आज हम ये हमारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद है वो जितने क्वेश्चन बचे हैं वो भी पूरे कर लेंगे। और अगली जो हमारी क्लासेज होंगी अब, वो क्लासेज हम इनके एमसीक्यूज, जो मिक्स एमसीक्यूज होंगे वो करेंगे, ताकि आपको पता चले कि जो हमने टॉपिक किया है 20 नंबर किए हैं, इनमें सारों के जो, क्यों एग्जाम में तो हमारे 20 नंबर है, ये मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार है और हम कितना है वो कर पाते हैं। अगर कहीं पर हमारी कमी रहती है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम दोबारा उसको अच्छे से पढ़कर फिर कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस के। दूसरी मैं एक सीरीज लाने की सोच रही हूँ जो कि आपके 5 से 10 मिनट की होगी। उसमें जो आपका खंड, द्वितीय खंड है, उसमें जो भी आपके टॉपिक है, ठीक है, वो जो टॉपिक है उन पर एक एक टॉपिक के मैं 15 से 20 एमसीक्यूज आपके किसके क्विज फॉर्म में है वो लाऊंगी। जो आपकी क्लास है वो 5 से 10 मिनट की होगी, ज्यादातर आपको 6-7 मिनट की वो क्लासेज मिले, ताकि आपका जो एक टॉपिक है वो 5 से 10 मिनट में है वो एक बार रिवाइज हो जाए। तो आपको ये सीरीज कैसी लगने वाली है, आप कमेंट करके बताना। क्या हमें ऐसी सीरीज लानी चाहिए जो एक टॉपिक आपके 10 मिनट में है वो कवर है कर दे, उसका रिवीजन कर दे। उससे होगा क्या कि एक तो आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम अब 1 महीना बचा है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई टॉपिक आपका कमजोर रहा है या फिर आप उसमें कम स्कोर कर रहे हो, तो आप उस पर ध्यान दे पाओगे और उसको है वो अच्छा कर पाओगे। साथ में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताना क्या ऐसी सीरीज हमें लानी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट पर। कल हमने पढ़ लिया था कि समुदाय क्या होता है। जो सामान्य जीवन में जो भागीदार लोगों का एक समूह होता है, जिसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, सामुदायिक भावना होती है, हम की अभिव्यक्ति करते हैं वो। ठीक है। ये क्या होती है, ये होता है समुदाय। फिर बाद में हमने समुदाय की विशेषताएं देखी थी कि ये एक व्यक्तियों का समूह होगा, इसका एक स्वरूप होता है, इसका विकास भी स्वतः होता है, इसमें जो भी सदस्य होते हैं उसमें हम की भावना पाई जाती है, इसमें सदस्यता है वो अनिवार्य होती है, जीवन का निर्वाह सामान्य रूप में करते हैं, सामान्य जीवन का निर्वाह है वो करते हैं। साथ साथ में इसमें निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र होता है, इसका एक विशिष्ट काम होता है, समाज में एक इस समुदाय का एक भाग होता है, इसमें स्थायीपन भी होता है, विशिष्ट नाम भी होता है, इनका जो जीवन होता है वो सामान्य नियम व्यवस्था पर चलता है, मूर्तता होती है, ये आत्मनिर्भर होते हैं, व्यापक उद्देश्य होता है। तो ये सारी चीजें इनकी विशेषता में। अब संगठन, समुदाय संगठन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आदिम समुदाय हो गया, औद्योगिक समुदाय हो गया, महानगरीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय। आगे चले हमने देखा था कि भारत में जो सामुदायिक संगठन या समुदाय है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जनजातीय कबीला हो गया, घुमंतू कबीले हो गए, ग्राम, कस्बा, प्रत्येक गांव या राज्य है वो,
फिर सामुदायिक कार्य के सिद्धांत देखे थे हमने। स्वीकृति का सिद्धांत, मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध साधनों के सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, आत्म संकल्प का सिद्धांत, सीमाओं के बीच स्वतंत्रता का सिद्धांत, नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत। तो ये सारी मैं रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपका जो कल का पढ़ा हुआ है वो आज रिवाइज हो जाए और आज फिर आगे से चले, तो आपको ये ना लगे कि हमें कुछ समझ नहीं आया। और अगर आपने ये पीछे की जितनी भी क्लासें अभी तक नहीं ली है तो उन्हें जरूर ले लेना, क्योंकि 20 मार्क्स जो है वो बहुत होते हैं आपके जो एक जॉब को अपने पाने के लिए काफी अच्छा। ये क्या होता है, 20 मार्क्स होते हैं, तो आपको ये सारी क्लासेज लेनी चाहिए। पीडीएफ है वो कल और आज की दोनों क्लासों की पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वहां भी जो अपनी क्विज चलती रहती है उनको भी आप करा करो ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो होती रहे। लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण संबंध का सिद्धांत, प्रगतिशील कार्यक्रम संबंधित अनुभव, जन सहभागिता का सिद्धांत, साधन संचालन का सिद्धांत और मूल्यांकन का सिद्धांत। आगे बढ़ा था हमने कि सामुदायिक संगठन है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, हमने देखे थे। हार्पर एवं डनहम, इनके जो प्रतिवेदन में इन्होंने जो सामुदायिक संगठन का उद्देश्य दिया था, उनको जो इनके सामान्य उद्देश्य थे, द्वितीयक उद्देश्य थे, वो हमने पढ़े थे। उसके बाद जो हमने है वो संगठन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? संगठन। संगठन क्या होता है, और ये जो नए नए वैज्ञानिक है, मुन्ने, हर्बर्ट, चेस्टर बर्नार्ड, इयन ग्लेडन, इनके द्वारा संगठन क्या है या फिर इनके द्वारा संगठन में है वो क्या चीजें होने चाहिए। लूथर ग्लिक, इनके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। लूथर ग्लिक हो गया, उर्विक हो गए, इनके बारे में। ठीक है, जैसे मेसर ये हो गए, इन्होंने संगठन अंधों का हाथी होता है ये बताया था, तो इन पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिर हमने संगठन के तत्व या घटक देखे थे कि विचेस्टर बर्नार्ड है उसने क्या बताए थे, फेलिक्स एवं लोपेज ने क्या बताए थे, हेज एवं जॉनसन ने क्या बताए थे। फिर संगठन के उद्देश्य या फिर लक्ष्य हमने देखे थे। उसके बाद हमने संगठन के प्रकार पर हम चले थे और हमने बात की थी कि संगठन के प्रकार दो होते हैं, यानी एक तो औपचारिक संगठन होते हैं और एक अनौपचारिक संगठन होते हैं। यहाँ से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम देखें तो औपचारिक संगठन की बात करते हैं सबसे पहले। औपचारिक संगठन वह होता है जिसमें व्यवस्थित ढंग से नियोजित एवं रूपांतरित किया गया हो। जिस संगठन को व्यवस्थित रूप से या व्यवस्थित ढंग से नियोजित और रूपांतरित किया गया हो, प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान हो, विवरण आलेख हो, नियमों और सेवा पुस्तिका में दिया रहता है। जो साइमन स्मिथ वर्ग और थॉमसन है, इनके अनुसार औपचारिक संगठन वह है जिसमें व्यवहार एवं संबंधों को जानबूझकर औचित्यता, लाभदायकता, तर्कपूर्णता के आधार पर स्टेट विंडोज पर संगठन के सदस्यों के लिए योजनाबद्ध कर दिया जाता है। तो अब ये जहाँ यहाँ पर इन राइटर्स के नाम दे दिए या फिर इन्हें वैज्ञानिकों के नाम दे दिए, तो इनका थोड़ा सा ये पड़ जाता है कि औपचारिक संगठन के समर्थन में किन्होंने क्या अपने मत है वो दिए थे। आगे बढ़े हम औपचारिक संगठन के तत्व की बात कर लेते हैं और इस साइड है औपचारिक संगठन के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। औपचारिक संगठन के तत्व की बात करें तो तर्कसंगत संरचना, वस्तुनिष्ठता, समन्वय व संचार और अधिकतम कार्य। संगठन के तत्व यानी औपचारिक संगठन में क्या क्या चीजें जरूरत होती है या फिर क्या क्या चीजों का काम इसमें होता है। तो इसमें एक तरंगत संरचना होती है। औपचारिक जो तत्व होते हैं या फिर आधार पूछ लेना। अगर आपको परिभाषा याद है, अगर आपको परिभाषा याद है तो आप इनके जो तत्व है या फिर इनके जो आधार है वो बता सकते हो, या फिर आपको तत्व या आधार ही ज्ञात है तो आप परिभाषा भी बता सकते हो। तो इसमें एक तो तरंग तर्क संगत संरचना होती है, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, इसमें समन्वय और संचार होता है, इसमें अधिकतम कार्य होता है। औपचारिक संगठन के सिद्धांत देखें तो एक तो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत आता है जो कि क्वेश्चन 20 में पुटअप हुआ था। इस पर शास्त्रीय या यांत्रिक सिद्धांत भी आता है। पद सोपान एवं नौकरशाही, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, मुन्ने, उर्विक, टेलर, मैक्स वेबर ये इसके समर्थक है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि औपचारिक संगठन के सिद्धांत के या फिर औपचारिक संगठन के कौन कौन है वो इसके समर्थक है, तो आप बता सकते हो हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, मुन्ने, उर्वरिक, टेलर, मैक्स वेबर ये सारे इसके समर्थक है। आगे बढ़े तो हम देखते हैं औपचारिक संगठन की विशेषताएं क्या होती है। विशेषताएं भी कुछ, एक तो वही इसके परिभाषा या इसके तत्व में से आ जाती है, जैसे तरंग संगत संरचना होती है, युक्ति संगत व्यवहार के अनुसार कार्य वो पूर्ण किए जाते हैं, पूर्णतः वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी होता है,
प्रत्येक स्तर पर स्थिति अधिकार एवं उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। श्रम विभाजन संभव है। मानव की जगह उसकी भूमिका और कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। क्यों, हमने पीछे देखा था ना इसके तत्व में कि जो कार्य है वो अधिक होते हैं, अधिकतम कार्य होते हैं। औपचारिक संगठन है, उसके सिद्धांत को बंद पद्धति सिद्धांत या सार्वभौमिकता रूपरेखा सिद्धांत भी कहा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जो आपका औपचारिक संगठन के सिद्धांत को बंद पद्धति सिद्धांत या फिर सार्वभौमिकता रूपरेखा सिद्धांत भी कहा जाता है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है, अनौपचारिक संगठन। हमने औपचारिक संगठन की बात कर ली, अब हम देखते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है, निर्मित या लिखित नहीं होते, विकसित और संगठन के सामाजिक संबंधों के रूप में व्यक्त होते हैं। यानी एक नॉर्मल सी बात करें तो ये अनौपचारिक होता है, इसका कोई एज ए डाटा के रूप में ये नहीं होते। व्हाइट ने कहा है कि अनौपचारिक संगठन ऐसे कार्यात्मक संबंध है जो कि लंबे अरसे तक एक साथ काम करने वाले लोगों की पारस्परिक अंतः क्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होते हैं। यानी अनौपचारिक संगठन तभी टिक पाते हैं जब जो लंबे अरसे से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके जो पारस्परिक उनकी क्रियाएं हैं या फिर उनके पारस्परिक जो भी संबंध है, उन क्रियाओं के फलस्वरूप जो विकसित होते हैं वही क्या होते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक संगठन। चेस्ट बर्नार्ड है, वो बोलते हैं कि अनौपचारिक संगठन कोई बुराई नहीं है, बस एक आवश्यकता है। यदि इस प्रकार का संगठन बनाया नहीं गया तो इसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बोला है, तो आपके स्टेटमेंट आ सकता है कि अनौपचारिक संगठन के बारे में ये चीज है वो किसने कही है। अब आते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत है जो अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। मानव संबंध सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संचार समन्वय, अभिप्रेरणा प्रोत्साहन के व्हाइट, बर्नार्ड, डेविस, साइमन फोलेट, मेयो, ये इसके या मान लीजिए कि ये इसके समर्थक है। तो ये जो टॉपिक पॉइंट है ना, इतने वाले ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके औपचारिक संगठन में बताया था कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत आते हैं, इसमें शास्त्रीय और यांत्रिक सिद्धांत आते हैं, पद सोपान और नौकरशाही आते हैं, और जो ये थे, इन्होंने इसका समर्थन किया था। इसमें हमने बात कर ली कि इसमें व्हाइट, बर्नार्ड, डेविस, साइमन फोलेट और मेयो, इन्होंने इसका समर्थन किया। मानव संबंध सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और संचार समन्वय और अभिप्रेरणा प्रोत्साहन, ये इसके सिद्धांत है। तो इनमें पूछा जा सकता है कि कौन सा अनौपचारिक संगठन के सिद्धांत है, कौन से आपके औपचारिक संगठन के है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला। अब यहाँ पे अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं आ जाती हैं। स्वतः ही उत्पन्न विकसित होते हैं, औपचारिक आलेखों में अपना समय व्यर्थ नहीं करते, यानी ये औपचारिकता नहीं निभाते। यानी ये कोई लिखित या फिर इस हिसाब से कुछ नहीं रखते कि ये उन औपचारिकताओं को या उस औपचारिकता को निभाते रहे। ठीक है, यह मनुष्य की बहुमुखी प्रकृति को ध्यान में रखता है। मनुष्य और उसकी संवेदनाओं में पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बनाया गया सामाजिक ढांचा है। ठीक है, अनौपचारिक संगठन को खुली पद्धति या स्थिर परख रूपरेखा सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे वो क्या था, वो बंद पद्धति था। ठीक है, बंद पद्धति सिद्धांत था, और ये खुली पद्धति सिद्धांत है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ये चीज कि जो आपके अनौपचारिक संगठन सिद्धांत है वो इसको और क्या कहते हैं, तो उसे खुली पद्धति या स्थिर परख रूपरेखा सिद्धांत है वो बोला जाता है, और उसको बंद पद्धति यानी औपचारिक को बंद पद्धति सिद्धांत है वो बोला जा सकता है। जैसे इसमें हमने पढ़ा था ना, या बंद पद्धति सिद्धांत या सार्वभौमिकता रूपरेखा सिद्धांत, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इनको। ठीक है, तो ये हो गया अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं। अब हमने संगठन देख लिया, किस किस वैज्ञानिक ने इसको क्या बताया, इनकी क्या विशेषताएं बताई है, उनके क्या क्या स्टेटमेंट थे वो हमने देख लिए। उसके बाद हमने दोनों के प्रकार देख लिए कि औपचारिक संगठन क्या होते हैं, अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं। ठीक है, उनके बारे में कौन कौन इसके समर्थन करता है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अनौपचारिक संगठन के सिद्धांत के ऊपर हमने देख लिया कि इनमें अनौपचारिक संगठन सिद्धांत कौन सा है, औपचारिक संगठन सिद्धांत कौन सा है। अब हमने जो क्वेश्चन कल किए थे उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। कल हमने देखा था कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में संगठन से अभिप्राय है कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर्मचारियों की व्यवस्था करना।
अगला जो हमने देखा था वो देखा था संगठन उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। ये किसने कहा था? ये मुने ने कहा था। ये हमने पढ़ लिया था। और आज फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सत्ता की औपचारिक व्यवस्था का नाम संगठन है। इसका लक्ष्य समस्त कार्यों को उपभागों में व्यवस्थित करना तथा एक निश्चित लक्ष्य के लिए समन्वित करना है। संगठन की यह परिभाषा किसने दी थी? लूथर गुलिक ने दी थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आज भी इसका थोड़ा सा रिवीजन करवाया था यहाँ पे आपको कि लूथर गुलिक ये रे संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजन और निर्धारित किया जाता है, उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। तो ये किसकी द्वारा परिभाषा? ये लूथर गुलिक की है। इसी प्रकार आप जेएम घोष की, उर्विक की, फिफ्नर की और मेप कोरलैंड की इनकी भी याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पुट पे किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहीं पर बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से उठाई गई है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, लूथर गुलिक। अगला क्वेश्चन है, मानव संगठन संबंधित सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? मिस फोलेट, मेयो, मोस्लो, हर्जनबर्ग। अब मानव संगठन संबंधी सिद्धांत की बात करें तो ये भी आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया हो तो हम यहाँ पर देखते हैं मानव संगठन संबंधित सिद्धांत की बात की है इन्होंने। तो ये मानव संबंध सिद्धांत है वो किस में आता है? अनौपचारिक संगठन में आता है। ये किसके द्वारा? मेयो के द्वारा दिया गया है। तो इन चीजों को रिलेट कर करके थोड़ा सा पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल ने संगठन की सभी क्रियाओं को कितने समूह में बांटा है? तो 6 समूह में बांटा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। अगला, किसी भी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय संघ के प्रत्येक रूप को संगठन कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है वो किसकी है? इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो चीजें हैं आपको किसी भी थोड़े से उस हिसाब से देख लेना। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे की वैसे याद रहे, लेकिन किसी की स्टेटमेंट होती है ना कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगती है कि किसी ये जो स्टेटमेंट है उसने थोड़ा इंपॉर्टेंट बोला है, तो वो चीजें ध्यान रखने ला। अब ये है, ये किसके द्वारा बोली गई है? किसी भी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय संघ के प्रत्येक रूप को संगठन कहते हैं। पहला ही पहला पढ़ा था हमने मुन्ने, उसकी ये दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। अगला, कार्य उद्देश्य के आधार पर निर्मित संगठन से यह लाभ है। श्रम विभाजन में कठिनाई पैदा होती है, प्रशासन में व्यय कम होता है और विभाग की उत्तरदायी पद्धति का विकास होता है, स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं होती। तो इसमें अगर हम देखें कि कार्य उद्देश्य के आधार पर निर्मित संगठन के लाभ, लाभ की बात करें तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके ऑप्शन है सी, विभाग की उत्तरदायी पद्धति का विकास होता है। कार्य और उद्देश्य के आधार पर निर्मित जो संगठन होगा तो सीधी सी बात है किसके आधार पर हुआ है? कार्य और उद्देश्य के। तो उत्तरदायी पद्धति का विकास होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, कार्य उद्देश्य के आधार पर निर्मित संगठन से लाभ है। ये आपका क्वेश्चन है वो 2 बार टाइप हो गया है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, मैनेजमेंट एंड वर्क्स जिनकी रचना है, किसकी रचना है? लूथर गुलिक की, एल्टन मेयो की, रोथिल बर्गर व डिक्सन की और हर्बर्ट साइमन की। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है सी, रोथिल्स बर्गर एवं डिक्सन की मैनेजमेंट एंड वर्क्स रचना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में संगठन का आधार नहीं है। अब ये देखिए हमने पढ़े थे कि संगठन के कौन कौन से तत्व या फिर आधार है। वहां पर मैंने आपको बताया था उद्देश्य है, व्यक्ति है, प्रक्रिया है, लेकिन कारखाने नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आपको याद है ना कि मैंने संगठन का तत्व और आधार करवाए थे। उसके आगे बढ़ते हैं, पद सोपान निम्न तथा उच्च लोगों का श्रेणीबद्ध रूप से एक व्यक्ति व्यवस्थित संगठन है। पद सोपान की उक्त परिभाषा किसकी है? पद सोपान की उक्त परिभाषा किसकी है? फिफ्नर की, वाइट की, मुने की और अर्ल लाथम की। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, अर्थ लाथम की है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रीय आधार पर बनाए गए संगठन से क्या लाभ होता है? क्षेत्रों के विकास में एक रूपता नहीं आ पाती, स्वतः कार्य की प्रेरणा है वो लुप्त हो जाती है, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विवाद उत्पन्न होते हैं, विशिष्ट क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता पूर्ण होती है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये सारे तीनों ऊपर के नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी नेगेटिव सेंस इसका दे रहे हैं। हमें क्या बतानी है? संगठन से क्या लाभ होता है बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, विशिष्ट क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता है वो पूर्ण होती है।
कई बार क्वेश्चन अगर नहीं आता और अपन अच्छे से उसको सेंस के साथ पढ़ते हैं तो हमें सेंस आ जाता है कि हाँ ये चीज हमें सही होगी। क्यों? क्योंकि हमें पूछा है लव और ये तीनों के तीनों नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं, तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए हमें प्रैक्टिस जब हम करते हैं, मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, जहां कहीं से भी मिले वहां से टेस्ट दो, दिन का एक टेस्ट तो जरूर ही सोल्व करके सोया करो, ताकि आपको उससे क्वेश्चंस करने का तरीका आता है, आपकी हैबिट बनेगी उन क्वेश्चंस को करने की। आपको पता चलेगा कि कई कई बार ये है ना कि अपन इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर वो क्वेश्चन ना भी आता हो तो हमारा सेंस सेंस के हिसाब से भी हम उस क्वेश्चन को राइट कर पाते हैं। तो यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। पद सोपान में आदेश के सूत्र किस प्रकार चलते हैं? ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए। ऊपर से नीचे है वो पद सोपान में आदेश के सूत्र है वो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव संगठन संबंधी सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? मानव संगठन संबंधी सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? टेलर, रुथना स्वामी, मूने, एल्टन, मेयो। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, एल्टन है, मेयो ने है वो मानव संगठन संबंधी सिद्धांत का प्रयोग किया। तो ये जो आज के क्वेश्चन थे वो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उस पर कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। अब जो हमारी क्लासेज होंगी वो आपके मिक्स क्वेश्चन पर होंगी, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है वो करवाई जाएगी। पहले जो हमारी 3 से 4 क्लासेज होंगी वो होंगी आपके प्रबंधकीय गुण पर, यानी मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमें करेंगे। उसके बाद है फिर वो आपको आपके पार्ट बी है, यानी आपका द्वितीय खंड है, उस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगी। और मैंने पहले भी आपको क्लास के शुरू में बताया था कि एक सीरीज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तभी मैं स्टार्ट करूंगी, आप कमेंट करके बता देना कि आपको ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाए जो 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए, जिसमें हमें 15 से 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करें, यानी वो आपके क्विज फॉर्मेट में क्लास से हो जाएगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।